हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसीएस पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक नेम है खगोल विज्ञान। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। इसमें आपके सारे डाउट खत्म होने वाले हैं। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी है। ये किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीपीओ, सीडीएस आदि एग्जामों के लिए है। देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, जियो जिसे पृथ्वी कहते हैं और ग्राफी यानी वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकी कहलाता है। ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। जब इन निहारिका यानी नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला व सफेद रंग युवा अवस्था एवं उच्च तापमान वाले तारे का होता है। नारंगी रंग प्रौढ़ यानी मध्यम तापमान वाले का होता है। लाल रंग वृद्ध यानी निम्न ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव यानी रेड जायंट, जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। इस वर्ण में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन, श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। केस 2 में देखते हैं, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। फिर अभिनव तारा, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण यह विस्फोट करने लगता है। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। अब आइए देखते हैं न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा होता है।
न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। अब है पल्सर, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। क्वेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट, एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिक में W.S. फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा होता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के चारों 4 ग्रह को जला देगा। कह रहा है कि सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल, यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुज के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष यानी 12 × 10⁸ वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर, 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। पहला है मंदाकिनी, दूसरा है देवयानी और तीसरा है NGC M33। देवयानी, यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी 2.2 × 10⁶ प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी, हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को वल्ज कहते हैं। वल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को कौन देखा था सर्वप्रथम? तो गैलीलियो ने देखा था।
सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इससे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। साइरस यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के मध्य से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। बृहद सप्तऋषि यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपर तारों के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित है। नेक्स्ट है लघु सप्तऋषि। यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। नक्षत्र सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसकी संख्या 27 है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी आदि ये सब है नक्षत्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारों में महाविस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईटीसी का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए। कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनता है। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बल नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। सूर्य तथा इसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है मोनोस्टार एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़े से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया है। गैसीय सिद्धांत इसे कांट महोदय ने दिया था। इसे किसने दिया था गैसीय सिद्धांत को? तो कांट महोदय ने दिया था। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया
इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। निहारिका सिद्धांत किसने दिया? इसे लाप्लास ने दिया। इसे कौन दिया? लाप्लास ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। डुअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया था। चैम्बरलेन। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ। जीन्स के अनुसार क्या है? इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो इसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल ही भिन्न है। डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को लिलीटन ने दिया है। इस सिद्धांत को किसने दिया? लिलीटन ने। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और सौर मंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परिवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सूर्य, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इनका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 डिग्री पृथ्वी दिवस के बनता है। 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। कोर, यह सूर्य के मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना है। यही प्लाज्मा अवस्था है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। फिर है विकिरण मंडल यानी रेडिएटिव जोन। विकिरण मंडल कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणों विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है, जो
जो रेडिएटिव जोन में दिखती है। इसमें एक्सरे, वाई रे और गामा किरण तथा फोटोन पाए जाते हैं। फिर है संवहन मंडल यानी कॉन्वेक्टिव जोन। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। सौर ज्वाला, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य के तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन को सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम है, कम रहती है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है। उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है और वह सौर मंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण तीन घटनाएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे बल्सर कहते हैं। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में अरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सोलर स्पॉट एंड सन स्पॉट यानी सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह दो सेल के बीच के खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है जिसे सौर कलंक कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने किया था। सन स्पॉट साइकिल यानी सौर कलंक चक्र सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश दो दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ तथा वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 ईयर्स और 100 सोलर स्पोर्ट यानी सोलर इवेंट होते हैं। मैग्नेटिक आर्क यानी चुंबकीय चाप, जब सन स्पॉट बनता है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत, सूर्य के बाहर उसकी तीन परतें हैं। प्रकाश मंडल, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। वर्णमंडल, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्णमंडल के क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किरीट या मुकुट, जिसे कोरोना कहा जाता है, यह सूर्य के सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम है। शेष तत्वों की मात्रा 1% में निहित है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से
109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना यानी 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की है। सूर्य से प्रति सेकंड 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवतरेखीय भाग 25 दिनों में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। ग्रह वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी उष्मा हो और न ही अपना प्रकाश हो, वह उष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों यानी सूर्य पर आधारित है, उसे ग्रह कहेंगे। यह तारे पर आश्रित होता है, उसी का चक्कर लगाता है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है पार्थिव ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी से समानता रखते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है तथा वे ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं है। इन ग्रहों की संख्या 4 होती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। जोवियन ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी या बृहस्पति से समानता रखते हैं। उनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये जोवियन ग्रह है। प्लूटो यम, यह 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया। अभी प्लूटो का नाम 134340 है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे। इसका आकार अत्यधिक छोटा था, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। उपग्रह, इनके पास भी उष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते। ये अपने निकटतम तारों से उष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कृत्रिम उपग्रह यह मानव निर्मित होते हैं, संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। आकार के अनुसार है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को। उल्टा घूमने वाले ग्रह पूरब से पश्चिम शुक्र तथा अरुण है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस है। सबसे तेज घूर्णन दिन की अवधि बृहस्पति 9.5 घंटे, सबसे धीमा घूर्णन शुक्र 2.49 दिन है। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि बुध 88 दिन, सबसे धीमा शुक्र 249 दिन में करता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण है। गोल्डी लॉक जोन, अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है, उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं।
केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया है। बुध ग्रह, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य की सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में 180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ, जिस कारण वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर बने हैं। सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिन है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन में होता है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। शुक्र, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाले सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वेलिएड प्लैनेट यानी दम घुटने वाला कहते हैं। यह पृथ्वी के निकट तथा चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से समानता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगिनी जुड़वा बहन कहते हैं। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। भोर तथा सांझ का तारा, भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है। इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परिवर्तित होता है। इस परावर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिसे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। मंगल, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। इस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति, यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है।
बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड, कैलिस्टो, लो या तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति की अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है। यह तारा एवं सूर्य दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौरमंडल, सौर तंत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे जबरदस्त तरीके के साथ। ये थ्योरी के बाद इससे संबंधित 200 से भी ज़्यादा MCQ करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।